बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें एनडीए की एक तरफा जीत होती दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जनसुराज पार्टी को भी बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे न्यूज़ रूम के साथियों से जानेंगे कि वो इन रुझानों को लेकर क्या कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संजय सर से। बिहार का चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह की बातें चल रही थी, जिस तरह कयास लगाए जा रहे थे, वो सब चुनाव के जो नतीजे भी आ रहे हैं सामने, धीरे धीरे स्थिति साफ हो रही है। उसमें सारे के सारे जो कयास थे वो नकारे जा चुके हैं। स्थिति बिल्कुल बाहर है। जो एग्जिट पोल कह रहे थे उससे भी बाहर चली गई है। बीजेपी को जितनी सीटें मिलने की उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी बढ़त पर है। बीजेपी नेताओं को भी शायद इतनी अच्छी सफलता की उम्मीद नहीं होगी। हालांकि बीजेपी लगातार साल भर से वहाँ पर मेहनत कर रही थी। सबसे प्रत्याशित नतीजे जो हैं वो तेजस्वी यादव के आए हैं। तेजस्वी बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा है, राजद के प्रमुख नेता भी हैं। उनको लगातार वो काउंटिंग में पिछड़ रहे थे और अंतिम दौर में उन्होंने बढ़त कायम की है और लगभग जीत की ओर आ गए हैं। अगर तेजस्वी जीत की ओर नहीं आते तो ये लालू यादव के पूरे परिवार के साथ बड़ा झटके की स्थिति बन रही थी। उनके जो दूसरे पुत्र हैं तेज प्रताप, वो हार चुके हैं महुआ सीट से, लगभग हार चुके हैं वो। ऐसे ही कई बड़े चेहरे जो बिहार की राजनीति में इस चुनाव में चर्चा में थे, उनमें दूसरा नाम मैथिली का है। मैथिली लोक गायिका हैं और राम मंदिर प्रतिष्ठा हो या उसके बाद के ये आयोजन हैं जिनमें मैथिली बड़ा चेहरा रही हैं, वो भी जीत की ओर बढ़ गई हैं। एक और बड़ा नाम है जो बाहुबलियों में गिना जाता है, अनंत सिंह। अभी पिछले इलेक्शन के ठीक पहले जो चल रहा था उसमें एक हत्या के मामले में भी उनका नाम उछला था, तब उनकी उम्मीदवारी पर भी सवाल उठाए गए थे, लेकिन अनंत सिंह भी जीत गए हैं। तो बिहार की राजनीति में जो परिणाम अभी आए हैं उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वेप की स्थिति बना ली है और बीजेपी और छोटे कुछ दलों के साथ मिलके अगर जेडीयू को साथ ना ले तब भी सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। जो बहुमत जनमत जो बीजेपी को मिला है उससे भाजपा नेता उत्साहित हैं। कांग्रेस की दुर्दशा एक बार फिर हुई है बिहार में। जिस तरह से कांग्रेस में सुस्ती थी, नेताओं में कैंपेन को लेकर जिस तरह से उदासीनता नज़र आ रही थी, वो परिणाम लगभग उसी तरफ गए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी जो पार्टियों में गिनी जाती कांग्रेस, उसकी इस तरह से स्थिति बिहार में बनना पिछले इलेक्शन से भी लगभग खराब प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का। राजद की स्थिति भी पिछले चुनाव के मुकाबले पिछड़ी है, प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। और कहीं ना कहीं इन सब के बीच में चिराग पासवान की पार्टी का प्रदर्शन सुधरा है। चिराग पासवान ने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ जो तैयारी की थी उसका नतीजा है कि वो अपने पिता रामविलास पासवान जी से भी बेहतर स्थिति में आज बिहार में खड़े हैं। टोटल सिनेरियो देखा जाए तो इस समय स्थितियां पूरी की पूरी भाजपा के पक्ष में, हवा भाजपा के पक्ष में चल रही है। बीजेपी जो लीडरशिप है उसने साफ कर दिया है कि वो जिस लाइन पर काम कर रहे हैं वो लाइन वो पहले से ही तय कर लेते हैं। बिहार की राजनीति को किस तरफ ले जाना है वो चुनाव के एक साल पहले से तक बीजेपी तैयारी कर रही थी और उसके नतीजे जो हैं आज सब स्पष्ट कर रहे हैं। सर, जनसुराज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार माना जा रहा था कि ये पार्टी भी मतलब अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, तो बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है जनसुराज को भी। बिहार देश को सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस और रेलवे सर्विसेज और फॉरेन सर्विसेज के क्षेत्र में बड़े अधिकारी देने वाला राज्य रहा है। बिहार से बड़ी प्रतिभाएं भी निकली हैं, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर लॉबिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो सैद्धांतिक बातों को लेकर जनता के बीच में जा रहे थे, शायद वो अपनी बातों को, अपनी नीतियों को बिहार की जनता को समझा नहीं पाए। वो उनकी फ़िलॉसफी जो बंद कमरों में रहती थी दूसरी पार्टियों को कैंपेनिंग में मदद करने के लिए, वो शायद वो खुद उस पर अप्लाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कमरों में बैठकर राजनीति करना और जनता के बीच में उन्हीं मुद्दों को समझाना दोनों अलग बातें हैं। तो बिहार की जनता को इतनी आसानी से कन्विंस करना बहुत संभव नहीं है। बिहार राज्य ने प्रशांत किशोर की पार्टी को लगभग नकार दिया है, तो प्रशांत किशोर खाता भी नहीं खोल पाई है।
तो प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन स्वराज, उसको बड़े स्तर पर फिर से मंथन करना होगा कि जनता को किस तरह से कन्विंस करना है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के योजना के माध्यम से बीजेपी ने महिला वर्ग को, आधी आबादी को रिझाया था। उसके बाद से देश के कई राज्यों ने इस योजना को अपने अपने तरीके से अप्लाई किया है। लाड़की बहना महाराष्ट्र में हो, महतारी बंधन आपके छत्तीसगढ़ में चल रही है, ऐसी कई राज्य हैं। तो सर क्या लगता है, क्या महिलाएं बड़ा मतलब फैक्टर बनी हैं इस? बिल्कुल, महिला सबसे बड़ा फैक्टर है चुनाव में। जो 10,000 रुपये देने की योजना की बात बीजेपी ने जनता के बीच में रखी थी, वह निश्चित ही महिलाओं के लिए बड़ी बात है। और बिहार जिस तरह से गरीबी झेलता है, बिहार में बड़ी आबादी मजदूर तबके की है, बिहार पलायन की समस्या से बड़ा ग्रस्त राज्य है और लाखों की संख्या में बिहार से जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में, बिहार से गुजरात में, दिल्ली में मजदूरी करने जाते हैं। ऐसे में उन परिवारों की महिलाओं को 10,000 रुपये बड़ी अहमियत रखते हैं और निश्चित है इसका फल, परिणाम जो है रिजल्ट के रूप में बीजेपी को मिला है या उनके गठबंधन की बात करें एनडीए को मिला है। सर इस बार वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है, तो इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। निश्चित ही जो बीजेपी ने जनता से जिस तरह से अपनी नीतियों को सामने रखा है और 10,000 रुपये वाली जो योजना है, 10,000 रुपये का जो राशि देने की बात है, वो सबसे बड़ी अपील करने वाली योजना रही है। और जब महिलाएं अब तक क्या बिहार में या अन्य राज्यों की बात करें तो महिलाएं कम निकलती थी वोट करने के लिए, लेकिन इस योजना के माध्यम से बिहार में जो वोट परसेंट बढ़ा है, वोटों की संख्या बढ़ी है, जो लाखों वोट एक्स्ट्रा हुए हैं वो महिला वर्ग के हैं। बिहार में महिलाएं कम वोट करती थी, इस बार महिलाएं ज़्यादा निकली हैं वोट करने के लिए और इसीलिए वोट परसेंट में भी आप देखेंगे तो महिलाओं का वोट परसेंट काफ़ी पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा रहा है, पिछला है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं यहाँ भी गेम चेंजर साबित हुई है। बिल्कुल, देश में लगातार महिलाएं वोट परसेंट को बढ़ाने में काम कर रही हैं और जिस सरकार से वो कन्वेंस होती हैं उसके लिए गेम चेंजर साबित हो रही हैं। सर महिलाओं के लिए कहा जाता है कि ये साइलेंट वोटर होती हैं। बिल्कुल, ये साइलेंट वोटर तो होती हैं, लेकिन अब वो स्वरूप भी बदल गया है। महिलाएं राजनीति में भी आगे आ रही हैं। जिस तरह से बिहार में महिला कैंडिडेट्स सामने आए हैं, बाहुबली सीटों पर भी महिलाएं उतरी हैं, तो अब महिला जो वोटर्स हैं वो साइलेंट से ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं। वोटर्स अब महिलाएं अपनी टोलियों को भी कन्विंस कर रही हैं। बिहार में आप देखेंगे जो वोटिंग कैंपेन के दौरान बड़े स्तर पर महिलाओं ने कैंपेन में शिरकत की है। सर क्या लगता है, मैथिली ठाकुर जिस तरह से जीत की ओर अग्रसर ही है और ये माना जा रहा है कि वे जीत जाएंगी, तो आपको क्या लगता है वो इतनी कम एज में अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगी, वो अपने दायित्व को निभा पाएंगी? ये कोई नई या कोई बड़ी बात नहीं है। देश में पहले भी कई महिला लीडर रहे हैं जो कम उम्र में बड़े पद पर गए हैं। अगाथा संगमा, पीए संगमा जो भारत के निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, उनकी बेटी अगाथा संगमा, उमा भारती की लीडरशिप की बात करें तो वो भी बहुत कम उम्र में राजनीति में आ गई थी। तो ऐसी कई बड़े चेहरे हैं देश में। लीडरशिप की बात है तो वो एक खुद के व्यक्तित्व में होता है। अब हम जानते हैं दूसरे साथियों से, जानेंगे राम सर से। अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा सबके लिए। बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े राजनीतिक जानकार जो हैं वो इस मामले में फेल हो गए। कई जो एग्जिट पोल्स हैं वो फेल हो गई। जो बड़ा एक हैरान करने वाला फैक्टर इसमें सामने आया है वो ये है तेज प्रताप और तेजस्वी का रिजल्ट, मैथिली का रिजल्ट। जन स्वराज पार्टी को जिस तरीके से बड़ी निराशा हाथ लगी, बड़ा झटका हाथ लगा है प्रशांत किशोर की पार्टी को, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, जीत के कारण कई हो सकते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ जर्नलिस्ट। तो उस हिसाब से एक पत्रकार होने के नाते मुझे जो समझ में आया, वोट पड़े हैं बीजेपी के नाम पर। जिस तरह की एक लहर बीजेपी को लेकर रही है इससे पहले के भी चुनावों में, हम मध्य प्रदेश का भी ले लें, इसी तरह मध्य प्रदेश के भी हाल थे। मध्य प्रदेश में भी एग्जिट पोल्स कांग्रेस और बीजेपी की सीटों का बड़ा अंतर बता रहे थे, यानी कांग्रेस को ज़्यादा, बीजेपी को कम। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही हाल कुछ क्लीन स्वीप करने जा रही है भाजपा, कह सकते हैं।
दूसरी चीज़ ये है, हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो वो ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार चुनाव में प्रचार करने गए थे बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से, और उन्होंने 28 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। उन 28 सीटों में से 20-21 सीटों पे अभी फ़िलहाल बीजेपी आगे चल रही है। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। मोहन यादव ने जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया उनमें से ज़्यादातर सीटें बीजेपी जीतती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर यह है, देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम कहते भी हैं कि सियासत का कोई चाल चरित्र और चेहरा नहीं होता है, और ये जो नतीजे आए हैं निश्चित तौर पर, मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे लिए तो बेहद चौंकाने वाले हैं। हालांकि मैं एग्जिट पोल्स नहीं मानता, नहीं देखता, और दासूत्र भी इस तरह की चीज़ नहीं कभी भी प्रचारित करता है। दासूत्र भी डंके की चोट पे वो बात बताता है जो हम पुष्ट करते हैं, हम जो बात करते हैं, और एनालिसिस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कहने को तो हम 50 बातें कह सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात ये है, जो नतीजे बता रहे हैं वो ये है कि बीजेपी प्लस जो एनडीए है महागठबंधन से बहुत आगे है, और निश्चित तौर पर अब कोई शक नहीं रह गया है, बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। क्या सर मध्य प्रदेश की तरह ही महिलाएं बिहार में भी गेम चेंजर साबित हुई है? बीजेपी ने महिलाओं पे बड़ा दांव चला है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, बड़ा दांव खेला आधी आबादी पे, और आधी आबादी की कृपा, आधी आबादी का आशीर्वाद भी बीजेपी पर जमकर बरसा है। तो हाँ, इस लिहाज से कह सकते हैं कि बिहार में भी बीजेपी को, एनडीए को जोरदार आशीर्वाद मिला है आधी आबादी का। सर क्या लगता है ये जो वोट पड़े हैं ये सीएम नीतीश कुमार के नाम पे पड़े हैं या मोदी के फेस पर पड़े हैं? अब देखिए, बिहार की राजनीति का जानकार तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है या जो यूट्यूब पे चल रहा है, जो इन्फ्लुएंसर्स चला रहे हैं चीज़ें, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ योगदान बीजेपी का रहा होगा। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार को वहाँ पर देख के, परख के, मैं कोई पैरवी नहीं कर रहा हूँ एनडीए सरकार की, नीतीश कुमार की, लेकिन जो आंकड़े हम इससे पहले पढ़ते आए हैं, अखबारों में हमने पढ़ा, तो इस लिहाज से इस बार नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में जनता के बीच एंटी इनकम्बेंसी कम थी पहले की तुलना में। तो ये आपका जो सवाल था कि बीजेपी पे वोट पड़े या नीतीश कुमार पे, तो हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, मेरी निजी राय है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट पड़े हैं, मोदी के चेहरे पर नहीं। ये जो चुनावी नतीजे हैं ये बता रहे हैं कि देखिए, आप अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा देना बहुत आसान है, लेकिन लोग उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो आपकी चीज़ें लोगों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन लोग उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे प्रशांत किशोर लगते हैं। अपने लिए जब लोगों के लिए तो बहुत अच्छी रणनीतियाँ बनाते थे, चाहे कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया हो, चाहे बीजेपी के लिए काम किया हो, चाहे टीएमसी के लिए काम किया हो, उन्होंने दूसरों के लिए रणनीति बहुत अच्छी बनाई, कैंपेन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन ज़मीन पे जब खुद के लिए टाइम आया कि हम खुद के लिए वोट जुटा सकें तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। प्रशांत किशोर को आपको समझना होगा कि भाई देश की राजनीति जो होती है वो ज़मीन पर दूसरे तरह से होती है और ड्राइंग रूम में वो अलग तरीके से होती है। आप कागज़ों पे बैठ के बहुत सारे अभियान खड़े कर सकते हैं, आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये बात बहुत समझने की है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर लगातार कोशिश कर रहे थे, पिछले 3 सालों से वो बिहार के गांव-गांव में घूम रहे थे। वो ऐसे नेता हैं, वो जब कैंपेनर से एक वो टर्न होकर, वो अपना एक मैनेजमेंट से टर्न होकर वो एक नेता बने हैं, तो उनको पता है कि कैसे लोगों को इकट्ठा करना। उनकी रैलियों में भीड़ भी आ रही थी उनकी। सर मतलब सोशल मीडिया पर जैसे उनके वीडियो सामने आ रहे थे तो उसमें भी दिखाई दे रहा था कि यूथ काफ़ी अट्रैक्ट उनसे नज़र आ रहे थे, पर रुझानों के टाइम पर ये एकदम बदल गया। हाँ, ये एक बड़ा ट्रेंड है और ये तमाम के लिए मंथन का विषय है कि आपके साथ में लोग भी जुड़ते हैं। आप जहाँ सभा करने जाते हैं वहाँ लोगों की भीड़ जुट रही है, आपकी रैलियों में लोग आ रहे हैं, आपको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और आपको इतनी तवज्जो मिल रही है कि आप राज्य के एक बड़े नेता के तौर पर लोगों ने आपको हाथों हाथ लिया। लेकिन ये कैंपेन का हिस्सा था। जब वो ईवीएम में कैद हुआ और जो नतीजे आए
वो ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास में के हाथ खाली हैं, वो कोई कमाल नहीं कर पाए, वो अपने लिए तो सीट जीत ही नहीं पाए, वो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक समझने वाली बात होगी कि राजनीति में अगर आप आते हैं तो आपके पास में एक पूरा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, आपके पास में पूरी तैयारी होना चाहिए, और नेताओं को खासकर बिहार जैसे राज्य में अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप इतने पुराने नेताओं को शिकस्त दे देंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। आपको पूरी तैयारी के साथ में मैदान में आना चाहिए। बिहार चुनाव के जो नतीजे हैं वो वाकई में थोड़े चौंकाने वाले ज़रूर हैं, क्योंकि बिहार में अमूमन देखा जाता है कि किसी भी पार्टी को इतना बड़ा जनादेश नहीं मिलता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो। और इस बार तो जो 65 से ज़्यादा सीटें हैं बीजेपी और जेडीयू ने आपस में बांट ली हैं महागठबंधन की, उन्हें देखकर तो वाकई में लगता है कि इस बार शायद कांग्रेस और जो उनकी सहयोगी पार्टी है महागठबंधन में, उनसे तैयारी में थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा कमी रह गई है। शायद बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी थे वो लोग, क्योंकि जब टिकट बांटे जा रहे थे चुनाव के वक्त तो कई बार खबरें आई कि उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, वो टिकट के लिए लालू प्रसाद यादव के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अपना कुर्ता फाड़ रहा है, कोई रो रहा है। तो इस तरह के विजुअल्स जब हमने देखे तो वाकई में इनसे सवाल खड़े हुए कि क्या महागठबंधन वाकई में तैयार था इस चुनाव के लिए, क्योंकि अगर तैयार होता तो आपने इस तरह का प्रदर्शन या इस तरह के हंगामे बीजेपी या जेडीयू के दफ्तर के बाहर नहीं देखे जैसे प्रदर्शन और हंगामे आपने इनके उसमें देखे। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है इन पार्टियों के लिए कि आखिर इनसे ऐसी गलती क्यों हुई। अगर आप एक अलायंस में काम कर रहे हैं, आपने एक गठबंधन बनाया है कि हम साथ में चलेंगे, हम साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो पर आप उसमें आगे तो बढ़िए। अब आप सिर्फ इस भरोसे से चुनाव नहीं जीत सकते कि आपने अगर ये वादा कर दिया कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो कैसे देंगे? ये भी तो बड़ा सवाल है ना, कैसे देंगे आप? भाई अगर कोई आदमी किसी घर में, अगर मान लीजिए कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको एग्ज़ाम मान लीजिए उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया, आप कैसे देंगे सरकारी नौकरी उसे? तो कोई प्लान नहीं था, जो चुनावी वादे किए गए वो मतलब एक तरीके से सिर्फ शायद हवाई लगे जनता को, इसलिए जनता ने नकार दिए। प्री प्लानिंग के साथ कुछ भी नहीं था। जन सुराज का तो जैसे कि हमारे साथी संजय जी ने बताया कि जन सुराज जो प्लानिंग वो लोग जब प्रशांत दूसरों के लिए वो प्लानिंग करते थे, खासकर जब उन्होंने 2014 में मोदी के लिए कैंपेन किया और मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता दिलाई थी, शायद वो तैयारी वो अपने लिए नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तैयारी के साथ उन्हें ज़मीन पर जाके काम करना था वो अधूरी रह गई और शायद इसी वजह से उनका खाता नहीं खुल पाया इस चुनाव में। क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिलाएं बड़ा फैक्टर्स रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि दशहरे के आसपास जब महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए, उसके बाद कई महिलाओं के हमने इंटरव्यू देखे, कई मीडिया रिपोर्ट्स आई कि महिलाओं ने उन पैसों का क्या इस्तेमाल किया। तो जाहिर सी बात है, जब आप किसी के हाथ में पैसा देते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल वो अपनी सुविधा के हिसाब से करता है। मान लीजिए किसी को ज़रूरत थी उस पैसे का, किसी को रोज़गार शुरू करना था, तो 10,000 रुपये उन बिहार जैसे इलाके में जहाँ पर वाकई में अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी है, वहाँ 10,000 रुपये आपने किसी को दिए, किसी ने उससे सिलाई मशीन खरीदी, किसी ने उससे कोई दूसरा व्यवसाय शुरू किया, तो इसका फ़ायदा ज़रूर मिला है जेडीयू को और बीजेपी को। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।